हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर्व। मेरा नाम विपुल और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज है इंडियन पॉलिटी की, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस आते हैं, यानी जिसमें जीएस का सेक्शन होता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जाके जरूर से देख लें। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शेड्यूल क्या है। शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ लिस्ट in which bureaucratic activity and government policies are categorized and tabulated. Bureaucratic activity, BA शॉर्ट में लिख रहे हैं, BA फॉर bureaucratic activity and government policy. ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट पॉलिसी को टैबुलेट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है और इसे हमारे शेड्यूल के फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है शेड्यूल क्या है। शेड्यूल एक लिस्ट है जिसमें ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट पॉलिसी को कैटेगराइज किया गया है और टैबुलेट किया गया। मीन्स व्हाट? उसे टैबुलेट फॉर्म में अरेंज किया गया है और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल के फॉर्म में शामिल किया गया है। अब बात रही शेड्यूल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, शेड्यूल क्यों बनाया गया। एज यू नो, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1950, जब 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उस वक्त हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि उसमें अभी ऐड नहीं किया गया था। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी को इसमें अभी नहीं लाया गया था और इसी अगर इसमें ऐड किया जाता तो ये क्या हो जाता है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स और ऐड करने पड़ते हैं और ये पहले से बल्कि था और ये और बल्कि हो जाता। इसे अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, इसे शेड्यूल के फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। सेकेंड, अगर इन सभी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट पॉलिसी को आर्टिकल्स में यहाँ पे ऐड किया जाता तो हमें रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती, मतलब हमें पढ़ने और समझने में ये प्रॉब्लम होती। अगर बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें किस तरह से कहाँ पे शेड्यूल को रखा गया है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मिलेगा प्रीएम्बल, उसके बाद आपको मिलेगा आर्टिकल्स, जिस आर्टिकल्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस वक्त हमारे पास 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और अभी हमारे पास कुल मिलाकर के 25 पार्ट्स हैं। और फिर लास्ट में आपको मिलेगा शेड्यूल। सबसे पहले प्रीएम्बल, फिर आर्टिकल्स और लास्ट में शेड्यूल। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सीक्वेंस है, इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया उस वक्त हमारे पास कुल मिलाकर के 8 शेड्यूल थे और उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। बहुत सारे अमेंडमेंट के बाद एज ऑफ नाउ आज हमारे पास कुल मिलाकर के 12 शेड्यूल हैं। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कुल मिलाकर के 4 शेड्यूल यहाँ पे और ऐड किए गए। 1950 के बाद 2020 तक इसमें 4 शेड्यूल और ऐड किए गए हैं। इन सभी शेड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और किस अमेंडमेंट के थ्रू इन सभी 4 जो ऐड किए गए हैं शेड्यूल को उसे ऐड किया गया है और इन सभी शेड्यूल्स में कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में भारत के जितने भी स्टेट्स हैं और भारत के जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है इनका नेम यहाँ पे दिया गया है। नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर एक्सटेंट। आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट एंड नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। अभी इंडिया में कुल मिलाकर के 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज। जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसे अब यूनियन टेरिटोरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड शेड्यूल।
सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस इमोलमेंट्स के बारे में बात की गई है, मतलब सेकेंड शेड्यूल में इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के सैलरी के बारे में बात की गई है। तो सेकेंड शेड्यूल में अलाउंस, प्रिविलेजेस, इमोलमेंट्स यानी कि सैलरी की बात की गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट्स के सैलरी, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस, इमोलमेंट्स। द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के सैलरी की बात की गई है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, भारत के सभी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत के कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उस काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, सैलरी, प्रिविलेज की बात की गई है, इन्वॉल्वमेंट्स की बात की गई है। लिस्ट में जो भी यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी को आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के जितने भी स्टेट्स उसके गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी के सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है। इसे आपको ध्यान रखना है। इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स अलाउंसेस सैलरीज इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल। वहां पे आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा कौन सा, किनके सैलरी का जिक्र हमारे सेकेंड शेड्यूल में नहीं किया गया है। जो ऑप्शन इस लिस्ट से मैच नहीं करेंगे वो आपका आंसर होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा सेकेंड शेड्यूल में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड शेड्यूल में इन्वॉल्वमेंट, सैलरी एंड प्रिविलेजेस का जिक्र किया गया है। ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, allowances, salary and emoluments of the President of India has been enshrined in which schedule of our constitution। आपको पता होना चाहिए ये कौन शेड्यूल है, ये सेकेंड शेड्यूल है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है ओथ और अफर्मेशन की। सबसे पहले बात करते हैं ओथ क्या होता है और अफर्मेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओथ ऐसे पर्सन जो गॉड में भरोसा रखते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, वो ओथ ग्रहण करते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और ऐसे पर्सन जो कि भगवान में भरोसा नहीं करते हैं वो अफर्मेशन लेते हैं। आपको ध्यान रखना है ओथ क्या होता है। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस एक नॉलेज पर्पज से जानना चाहिए। ओथ क्या होता है, ऐसे पर्सन जो कि भगवान में भरोसा रखते हैं वो ओथ लेते हैं, और जो भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं वो अफर्मेशन लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के ओथ के बारे में। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें भी ओथ लेना होता है, तो उनके ओथ का भी जिक्र किया गया है थर्ड शेड्यूल में। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स। द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट के जितने मिनिस्टर्स हैं। द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें भी ओथ लेना होता है। उनका ओथ का भी प्रोविजन जो है वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ओथ भी थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। एंड द हाई कोर्ट जजेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इन सभी के ओथ और अफर्मेशन का जो प्रोविजन है वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। आप इसे याद कैसे रखेंगे मैं आपको बता देता हूं। इस याद करने का तरीका आपको याद ऐसे रखना है। थर्ड शेड्यूल में है क्या, तो ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, किसका, तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेम एज स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है। कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स होते हैं उनका सेम एज स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। थर्ड आपको रखना है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेम एज मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज,
हाई कोर्ट के जज। बस आपको एक एक्स्ट्रा याद करना है, वो कौन सा है, वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी का ओथ और अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। आइए बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की, एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इन राज्यसभा। राज्यसभा के सीट का एलोकेशन जो होता है स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। इसके प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सभी के कुछ सीट्स हमारे राज्यसभा में एलोकेट किए जाते हैं, और उन सीट्स का जो प्रोविजन है वो फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है। और हमारे कंट्री में सीट का जो एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है, वो पॉपुलेशन के आधार पे किया जाता है, ना कि उस स्टेट के एरिया के आधार पे। तो भारत में सब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो राज्यसभा के सीट हैं वो यूपी में है, और यूपी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो यूपी है, इसीलिए यूपी में सबसे ज्यादा सीट है 41 सीट। आपको इन सभी स्टेट्स में कितने सीट्स हैं राज्यसभा में वो आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हालांकि इस के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका कंट्रोल है, इसके प्रोविजन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है, इसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। आपको याद रखना है किस शेड्यूल में क्या दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। सिक्स शेड्यूल में क्या है, सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट याद रखने आपको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सभी स्टेट्स के जो ट्राइबल एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है वो सिक्स शेड्यूल में रखा गया है। फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में था शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। लेकिन सिक्स्थ में क्या है, 4 स्टेट आपको याद रखने हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनका एडमिनिस्ट्रेशन किसका, ट्राइबल एरिया का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ दीज स्टेट्स। ये प्रोविजन जो है ये हमारे सिक्स शेड्यूल में रखा गया है। आइए अब जानते हैं सेवन शेड्यूल के बारे में। सेवन शेड्यूल में क्या है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो पावर है डिफरेंट, उसे डिवाइड किया गया है। उसका डिवीजन कैसे किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, वो सेवन शेड्यूल में रखा गया है। कौन कौन से वो लिस्ट है, फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। और इसे किस कंट्री से हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, जो क्योंकि मैंने उससे लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसे सेवन शेड्यूल में रखा गया है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में भारत के संविधान के द्वारा जितने भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उसे यहाँ पे रखा गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस वक्त हमारे पास एट्थ शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेज थे, बट अभी बहुत सारे अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है, और अब ये कितने हैं, अब ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब इसमें कितने ऐड किए गए हैं, और 8 लैंग्वेज को और इसमें ऐड किया गया है। वो लैंग्वेज कौन कौन से हैं और किस किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से ऐड किया गया इसके बारे में देखेंगे। आपको ध्यान रखना है सभी लैंग्वेज के नाम, आसामीज लैंग्वेज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये कुल मिलाकर के 22 लैंग्वेज जो हैं 1 to 11 की लिस्टिंग की गई है। ये कुल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। ये सभी लैंग्वेज जो है भारत के संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं, और जो भी लैंग्वेज आगे आने वाले समय में जो भी रिकॉग्नाइज होंगे उसे भी हमारे एट्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तो जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये सभी हमारे बाद में ऐड किए गए हैं, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये जब अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ये सभी 14 लैंग्वेज थे। तो जो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को, सबसे पहले ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। उसके बाद 3 लैंग्वेज और यहाँ पे शामिल किए गए, वो कौन कौन से हैं, कोंकणी, एक मिनट,
कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेज को सेकेंड टाइम ऐड किया गया। 71st अमेंडमेंट 1992, 71st अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इस 3 लैंग्वेज को यहाँ पे शामिल किया गया। आपको ध्यान रखना है किस अमेंडमेंट में कौन कौन से लैंग्वेज ऐड किए गए हैं। सबसे पहले सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट 1992 में। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेज फिर ऐड किए गए 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किए गए कौन कौन से लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेज ऐड किए गए 92nd अमेंडमेंट 2003। उसके बाद से हमारे संविधान में कोई भी लैंग्वेज ऐड नहीं किया गया है, और अगर आने वाले समय में कोई भी लैंग्वेज ऐड किए जाएंगे तो उसे भी हमारे 8th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था, ये जो उड़िया दिख रहा है आपको, ये उड़िया का नाम अब बदल के कर दिया गया है ODIA, उड़िया, ओडिया, ODIA, ओडिया, और इसे 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमारे संविधान में इसके नाम को बदल दिया गया, उड़िया को ओडिया कर दिया गया, और कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई है। जो आपको ध्यान रखना है इन सभी लैंग्वेज को, खासकर जो लैंग्वेज इसमें ऐड किए गए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट इन आवर 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन से लैंग्वेज हमारे 8वें शेड्यूल में नहीं है, और आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक लैंग्वेज जो यहाँ पे मेंशन है उसमें से नहीं होगा। तो आपको सभी लैंग्वेज ध्यान रखना है कौन कौन से लैंग्वेज इसमें अवेलेबल हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि सबसे पहला जो लैंग्वेज ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू वो कौन सा लैंग्वेज था, तो आपको ध्यान रखना है वो लैंग्वेज था सिंधी, जो कि 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में उसे ऐड किया गया था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, और आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हैं उसे आप ध्यान रखें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट 1967 में, फिर ऐड किया गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 लैंग्वेज को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और फिर 3rd अमेंडमेंट जो हुआ लैंग्वेज का वो उसमें शामिल किया गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट 2003 में। उसके बाद उड़िया को नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया ओडिया, और इसे किसमें किया गया था, इसे किया गया था 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, उसमें इसका नाम बदल के कर दिया गया था ओडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 9th शेड्यूल। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा 8th शेड्यूल, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस वक्त हमारे पास ये 8th शेड्यूल थे। ये 9th शेड्यूल जो है, सबसे पहला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। आपको पता है 1950 में संविधान को लागू किया गया था, और 1951 में इसका पहला अमेंडमेंट हुआ, और उसी अमेंडमेंट में इस 9th शेड्यूल को शामिल किया गया। एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 9th शेड्यूल का जो यहाँ पे मेन है वो है क्या, इसमें लैंड रिफॉर्म को सुधारा गया और जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन किया गया, जमींदारी सिस्टम जो था उसे खत्म कर दिया गया, और लैंड रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे इसमें एक्ट एंड रेगुलेशन बनाए गए। और ये दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बताया आपको इस शेड्यूल को भारत का जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में, उसे इसमें ऐड किया गया था। किस लिए ऐड किया गया था, टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड फॉर द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए लॉ का जो प्रोटेक्शन है उसे जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे ऐड किया गया, इसके प्रोविजंस को यहाँ पे शामिल किया गया। ये आपको समझ में आया होगा 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है 9th शेड्यूल में। और इसे कब किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। नेक्स्ट है हमारे पास 10th शेड्यूल।
इसमें है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसका जो प्रोविजन है पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को हम लोग डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रोविजन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसे 10 शेड्यूल में रखा गया। इसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं और इसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में शामिल किया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में शामिल किया गया था और इसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल को भारत के संविधान में ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसमें है क्या, प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत के जो पावर हैं, उनकी जो अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो प्रोविजंस है, इससे 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल में भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसमें कुल मिलाकर के 29 मैटर्स हैं, इसमें कुल मिलाकर 29 मैटर्स हैं जिसपे पंचायत का पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इट हैज 29 मैटर्स। आपको ध्यान रखना है पंचायत का जो पावर है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो किस शेड्यूल में रखा गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 11th शेड्यूल। और इस शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1982 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसे भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट शेड्यूल दैट इज 12th शेड्यूल। 12वां शेड्यूल जो है, इसमें क्या है, इस शेड्यूल को भारत के संविधान में 1992 में ऐड किया गया था, सेम ईयर जिसमें 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और वो था 11th शेड्यूल का, वो कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसे ऐड किया गया था नेक्स्ट अमेंडमेंट यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट। 11th शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था पंचायत के रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी के बारे में, सेम एज यहाँ पे 12th शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी का जो पावर है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो प्रोविजन है उसे रखा गया है 12th शेड्यूल में। और इसमें कुल मिलाकर के 18 मैटर्स हैं, ठीक है। इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। आपको ध्यान रखने, 11th शेड्यूल में पंचायत, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी। 11th शेड्यूल को ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। दोनों अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हैं, 73rd एंड 74th। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सभी जो भी मैंने बताए आपको सभी ध्यान रखने हैं। इन सभी से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स या फिर इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन enshrined in which schedule of our constitution। आपको आंसर क्या होना चाहिए, 2nd शेड्यूल। इस तरह से जो भी चीज मैंने बताई है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपके मन में, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसे अगर आप लोग नहीं देखा है उसे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो और भी लेके आते रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज।